बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाह मुशर्रफ फारूकी अकेडमी के सिलसिले ज़िक्र किताब में जो हमने एक माशरे की मारूफ शख्सियात, इल्मी, अदबी, समाजी शख्सियात के इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया हुआ है, और ये सिलसिला दरअसल उन शख्सियात की अपनी ज़िंदगी के बारे में, इसका उन्वान हमने रखा हुआ है अफसाना ज़िंदगी का। इससे पहले आप मुख्तलिफ अफराद के इंटरव्यू मुलाहिज़ा कर चुके हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद, काफ़ी कद्दावर शख्सियत हर दो मानों में बिल्कुल, समाजी वालों से भी और जिस्मानी हवाले से भी। बजाय इसके कि मैं उनके तारुफ में अपने अल्फाज के ज़रिए आपका वक्त ज़ाया करूं, मैं बराह रास्त खुशामदीद कहता हूं मोहतरम इकबाल रहमान मांडविया साहब को। इकबाल साहब की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं। ये एक मारूफ समाजी शख्सियत भी हैं, अदबी शख्सियत भी हैं, इल्मी शख्सियत भी हैं, और कुछ कौमी मिजाज भी इनका ऐसा है, जैसे मैं कह सकता हूँ कि मतलब मेरी तरीके से इनको भी उर्दू का जुनून है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम इस तारुफ में वक्त लगाएं, मैं सबसे पहले इकबाल साहब आपको खुशामदीद कहते हुए पहला सवाल जो हमारा अमूमन होता है कि ज़ाहिर है कि इंसान की इब्तिदा जी, ज़ाहिर है पैदाइश के बाद फिर बचपन और फिर लड़कपन, ये वो, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अपने ख़ानदान या अपने आबाओ अजदाद के बारे में बताइए, जी, फिर अपने बचपन और फिर इब्तिदाई तालीम के बारे में, फिर इसके बाद हम दूसरे हिस्से में आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। देखें, ऐसा है कि मेरा ताल्लुक एक कारोबारी घराने से है, जी, और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम मेमन हैं। ठीक है। तो मेमन बरादरी से मेरा ताल्लुक है गुजरात में, अब जहाँ राजकोट एक मशहूर शहर है, भारतीय गुजरात, हाँ, इंडियन गुजरात, हाँ। बिल्कुल उसके बराबर में उसका भारतीय सूबे गुजरात में एक मशहूर शहर है राजकोट। जी जी तो जी, राजकोट से नज़दीक हमारा गांव था मोरबी टंकारा। अच्छा, तो हम वहाँ के हैं। उसमें ये हुआ था कि हमारे वालिद जो थे, हम वहीं रहते थे, फिर हमारे वालिद जो भी वो थे, राइटर थे। अच्छा, तो उस ज़माने में राइटर लोगों की जो ज़िंदगी होती थी ना, वो बड़ी मुफलिसी की होती थी। सही, तो हमारे वालिद जो थे वहाँ से माइग्रेट करके कुतियाना चले गए। अच्छा, तो कुतियाना है वो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में था। वहाँ बस वो जब हमारे वालिद गए तो उसी ज़माने में तहरीक पाकिस्तान ज़ोरों पर थी। जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया। हाँ, तो इंडिया को ये बात पसंद नहीं आई। मेरे चचा जो थे वो बहुत आला पाए के सहाफ़ी थे, राइटर और सहाफ़ी। अच्छा, तो वहाँ से वो अखबार निकालते थे, मतलब जूनागढ़ से, उसका नाम था मुजाहिद। अच्छा, तो चचा जो थे उन्होंने मुजाहिद के ज़रिए पाकिस्तान की फेवर में लिखना शुरू किया। इंडिया के जो वालों ने उसके लिए एक सहाफ़ी तैयार रखा था, उसका नाम था शामर दास गांधी। गांधी का लफ्ज़ वो यूज़ हो रहा था उनका। अच्छा, तो मेरे चचा जो थे वो बहुत बोल्ड थे और बहुत बजला सा जो रफ लिखते थे, तो उन्होंने एक तरह से शामर गांधी को जो है ना राख चटवा दी। अच्छा, तो बहरहाल वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, अच्छा, और उनको फिर सजाई मौत हुई, चचा को, बिल्कुल। अच्छा, तो हमारे जो वालिद थे वहीं थे, वो अपने भाई का मुकदमा कैसे लड़े खुद बेचारे। तो इत्तेफाक से वहाँ एक हिंदू वकील था, हाँ, तो उसने जो है ना चचा का मुकदमा लड़ा, और उसने स्टैंड ये लिया कि इन्होंने इंडिया को जो भी गाली दी है, हाँ, वो उस वक्त दिए जब जूनागढ़ इंडिया का हिस्सा नहीं था। अच्छा, तो अगर इंडिया में का शहरी होते हुए इंडिया को अगर बुरा भला कहेगा तो वो ताजीर का हकदार है, सही, बाहर का आदमी नहीं है। ठीक इस है, बुनियाद पे वो केस उसने जीत लिया, अच्छा, और चचा को 24 घंटे के अंदर जो है वो रिहा किया, मतलब इंडिया छोड़ दो, ये मतलब परवाना अच्छा, आ गया। तो वो फौरन निकले और कराची आ गए। तो यहाँ उस वक्त कराची में जो हमारे लोग थे, मेमन लोग थे, उन्होंने पजीराई की। तो चचा का यहाँ प्रेस था आपके बिल्कुल कायदे आजम का जो बर्थ प्लेस है ना, उसके सामने, अच्छा, अल मुजाहिद प्रिंटरी, उसका नाम मुजाहिद प्रिंटरी था। मीठा दरबे, जी हाँ, बिठादर में। और अभी जो है ना वो, अब चचा का तो इंतकाल हो गया, अब इनका यहाँ मकान है आपके आयशा मंजिल से पीछे, उसका नाम भी जो है ना अल मुजाहिद है। अच्छा, तो यानी ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है कि हम यानी इल्म और अदब जो है ना वो हमारी यानी एक तरह से घुट्टी में पड़ा है। तो उसमें असल में हुआ ये था कि मैं बचपन में जब मैं स्कूल में था, जब भी मैं लिखता था मज़ामीन वगैरह, सब बच्चे लिखते हैं, अखबार जहाँ में भी हम भेजते थे,
लेकिन जब मेरे बड़े भाई साहब को जब ये पता चला तो उन्होंने सब पे पाबंदी लगा दी, कहने यार अब्बास जो है मुफलिसी में मर गए, तो तुम जो है ये क्या लेके तुम ये कारोबार की तरफ आओ। फिर उन्होंने मुझे तेल बेचने पे लगा दिया। अच्छा, तो बगैर फारसी पढ़े। तो जब से अब तक तेल ही बेच रहे थे, बस बेच रहे हैं बल्कि। अच्छा, तो मतलब बचपन में शौक तो था, जाहिर है जरासीम भी थे, काटते भी थे आपको, जी जी मजमून भी आप लिखते थे, जी लेकिन फिर जाहिर है कि कुछ घर के बड़ों ने आपको कारोबार की तरफ डाल दिया। जी लेकिन थोड़ा सा अपना स्कूल की जिंदगी, इब्तदाई जी स्कूल। बिल्कुल। हम जब वहाँ पहले देखें, हमारा जो शुरू के मेरे जो 4 साल थे होश संभालने के बाद, 4-5 साल वो गुजरे हैं शू मार्केट के इलाके में। अच्छा, ये वो दौर था जब माइग्रेशन हुई थी, और हमारे चारों तरफ मुहाजिर थे ना, दिल्ली के और खासतौर पर रायन। हाँ, यहाँ तक जैसे यूसुफ साहब ने भी लिखा है कि घर के बाद तकरीर लिखी थी, हाल मुकीम कराची पाकिस्तान, कि वो अभी हम फिर या नारा तकबीर अल्लाह अकबर करके जाएंगे, दिल्ली फतेह करेंगे। तो वो सारे लोग थे। और हम वहाँ, मैं बागे हलार स्कूल में पढ़ता था, डॉक्टर इकबाल आसमानी भी वहीं थे। कौन सा स्कूल? बागे हलार, हालारी मेमन जनरल जमात का स्कूल था बागे हलार। ठीक है। उसमें मैं चौथी क्लास तक वहीं मैंने पढ़ा। इसके बाद हम यहाँ हुसैनाबाद आ गए, फेडरल बीरिया में। अच्छा, यहाँ मेरी खुशकिस्मती गई है कि बदकिस्मती के मुझे दिल्ली स्कूल में दाखिल करा दिया गया, अच्छा, अच्छा, करीमाबाद पर। करीमाबाद दिल्ली स्कूल में जो है ना, मेरा बहुत मजाक उड़ा, हाँ, क्योंकि हमारा एक्शन पूरा मेमनी, हाँ, फिर फूल को फूल कहना, हाँ, हाँ, और हाँ, मतलब परिंदे को जानवर कहना। हाँ, तो लेकिन ये लोगों ने ना, मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मजाक उड़ा उड़ा के मेरी उर्दू दुरुस्त कर दी, जिसको कहते हैं ना, अच्छा। दिमाग दुरुस्त भी कर दिया और उर्दू भी। मतलब डंटिंग के लिए जो पीटा जाता है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो बहुत अच्छा हो गया एक दिल्ली स्कूल में। हाँ, तो दिल्ली स्कूल के जमाने में मेरे मेरे चचा का जो बेटा था डॉक्टर खालिद, वो हम लोग क्लास फेलो थे, तो हम दोनों जो है अखबार जहाँ में लिखते थे, हमारे मजमून शाया भी होते थे। और घर वाला छुपाते भी होंगे आप। नहीं, चचा बहुत हौसला अफजाई करते थे, चचा थे ना। अच्छा, वो उनकी इस तरह की लाइब्रेरी थी, तो हमें उन्होंने कभी किसी किताब को ले, इवन मंटो वंटो के भी हम किताब लेते थे, चचा का भी बुरा नहीं मानते थे, पढ़े आप ना, पढ़ोगे तो दिल खुलेगा। लेकिन वो भाई कहते थे कि चचा के चक्कर में नहीं पढ़ना। तो बहरहाल फिर हम कारोबार की तरफ लग गए, और वो फिर उसमें फायदा भी था, सीधी बात है। जहाँ फिर वही होता है ना कि जहाँ आपकी हाथ खुला होना शुरू होता है तो आदमी कहता है यही अच्छा है। अच्छा। तो उसके बाद आपके, थोड़ा सा जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आपके वालिद साहब का भी कुछ सहाफत से ताल्लुक था, यहाँ पर कोई किसी अखबार मिल्लत गुजराती में मेरे ख्याल में मजमून वगैरह लिखा करते थे। नहीं, मेरे वालिद नहीं लिखते थे, वो चचा ही थे। चचा ही थे। अच्छा, चचा की जो ना एक बहुत मशहूर वो था, उनका आता था, उसका गुजराती में था, जय जय बिलाडी मोबा मोब। अच्छा। यानी उसका मतलब बिल्ली जो होती है ना, उस जमाने में वो खपरेल होती है ना, बिल्ली हाँ, कूदते हुए जाती है ना, खपरेल। हाँ, वो जैसे बिल्ली खपरेल कूदते हुए गुजर गई, तो वो अच्छा। पूरे हफ्ते की जो खबरें थी उसको पोस्टमार्टम करते थे, और इस तरह का उनका जो था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बहुत मायानाज अदीब थे उर्दू के, और उनकी जैसे जैसे कहते हैं ना, साहिब असलूब या साहिब इस तरह के। अच्छा, ये आपका बुनियादी तौर पे कारोबारी सिलसिला आपका जी जी। किस उम्र से शुरू हुआ था? किस उम्र से क्या मतलब, जब शुरू ही हो गया था। मतलब इब्तिदा में ही आप, देखिए, ये हमारे अब्बा जो थे ना, वो मतलब मुकम्मल तौर के पर कारोबार में आपका? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे अब्बा जो थे ना, वो तो उन्होंने कभी कारोबार नहीं किया। अब जिस तरह हमारे मशरकी घरानों में होता है कि मामू ने देखा कि यार ये गड़बड़ हो रही है, तो मेरे मामू जब पाकिस्तान आए तो बड़े भाई साहब को यहाँ ले आए। बड़े भाई साहब को कारोबार सिखाया, भाई जहीन थे, उन्होंने कारोबार सीख लिया, दूसरे भाइयों ने सीखा। और ये ऑयल का काम जो था, लुब्रिकेटिंग ऑयल का काम, ये हमें रास आया। अच्छा। तो रास भी तो आती है ना कोई चीज। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं थी माँ बाप की, इतनी बड़ी फैमिली। मतलब आपके तमाम भाई यही काम करते हैं? हाँ हाँ हाँ, 6 भाई थे, 5 बहनें। अच्छा। इतनी बड़ी फैमिली और घर में मुफलिसी हो, और इसमें जब वालिदैन की दुआएं होती है ना, तो पकौड़े तलने के लिए तो वैसे मुफलिसी हो जाती होगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये आप कहें ना, इंडियन एक्टर सलमान खान, हाँ। उनके वालिद आए थे किसी प्रोग्राम में, देखा उन्होंने कहा कि जब आपके साथ किस्मत अच्छी होती है ना, तो जहां आपको स्ट्रोक खेलना होता है ना, हाँ, वहां नहीं लगता, बल्कि बॉल ही वहीं आती है जहां स्ट्रोक सही लग जाता है। जहाँ स्ट्रोक सही लग जाए। तो मेरे बड़े भाई साहब थे, हम उनके साथ भी दुआएं थी, तो बहुत जल्दी उन्होंने तरक्की की। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि उस जमाने में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी और नहीं थी, तो वहां से अफगान ट्रांजिट का जो है ना, बहुत ज्यादा वो नहीं होते जिसको ट्रक, जी जी जी। कराची पोर्ट पे उतरे कोई 40-50 ट्रक थे, उसके लिए उनको ऑयल चाहिए था। अच्छा। वो उन्होंने 2-3 कंपनियों में ट्राई किया, उन्होंने माजरत कर ली कि हमारे पास इतना तेल नहीं, ये तेल नहीं है, जो अच्छा। आप मांग रहे वो नहीं है। तो उनका कैप्टन था, वो नॉक्स शर्ट पहन के और जर्सी वैन से कहते हुए आए, हमारी दुकान बिल्कुल
पोर्ट एरिया से नजदीक थी। अच्छा। उसने ऑयल का सैंपल लाया था ना, ये हाँ। तो हमारे भाई ने एक सैंपल उठा के उसको दे दिया। उसने उसने यूं करके उंगली डाली, तब 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 5-6 कतरे गिरे। फिर हमारे ऑयल में उससे भी 6 कतरे गिरे, उसे पास कर लिया। अच्छा। तो 40-50 ड्रम उस जमाने में लिए उसने, और वो मुंह मांगे दाम से। तो ये अच्छा। इसको कहते हैं ना लक। हाँ हाँ हाँ। तो ये एक कंपनी है जामिया, बहुत मशहूर कंपनी है, उसके सीईओ थे, उन्होंने मेरे भाई को फोन किया, हाँ। बोले अनवर तूने इसको क्या दिया है? तो मेरे भाई ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है। यानी उनको डबल क्रॉस किया कि एक कारोबारी आदमी को ये पूछना भी नहीं चाहिए और तुमको तो मालूम होना चाहिए। हाँ। लेकिन वो बात सीधी, वो 6 कतरे ही थे और कुछ नहीं था उसमें। बस मुकद्दर जब खुलता है बस फिर बस ऐसे बस बात सारी ऐसे है। ऐसे ही खुलता है। तो फिर हम लोग जो थे वो कारोबार, मतलब ये था कि मैं जब क्लास 3 में था, जब डॉलर 4 रुपए का था, तो मैं जब टिफिन देने जाता था दुकान पे बस में बैठ के, हाँ। 25 नंबर की बस चलती थी शिव मार्केट से, अम्मी टिफिन 6 आदमी का बना के दे, मैं बेल लेके बस में बैठूं, टावर पे उतरूं और उधर जाऊं, भाई खाना खाई थी, मैं दुकान संभालूं, मतलब 1 लीटर तेल 2 लीटर। तो हाँ। तीसरी क्लास से शुरू हो गया था मतलब। अच्छा 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 अच्छा। फिर जब हम लोग मैट्रिक में क्रॉस किया तो फिर भाई साहब ने कहा कि एक अलग लाइन है, फिर हमने दवाई की मतलब दुकान खोली, मेडिकल स्टोर। तो उसमें भी मेरे भाई साहब थे ना, बहुत ज्यादा उसूल पसंद थे। वो कहते थे कि हमारी दुकान सुबह उस जमाने 8 बजे खुलती थी, 8 बजे दुकान खुलेगी और मगरिब की अजान पे बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी। इवन मेडिकल स्टोर भी है। अच्छा। तो आसपास के मेडिकल स्टोर हंसते थे हम पे, हमारे ऊपर, लेकिन मेरे भाई कहते थे देखो जो तुम्हारा ग्राहक है ना वो तुम्हारे टाइम पे आएगा। अगर तूने 12 बजे तक खुली रखी तो पौने 12 बजे तक टीवी देखता रहेगा कि नौकर नीचे बैठा है। हाँ। तुम अपने टाइम पे बंद करो, अपने टाइम पर आओ। और ये उसूल हमारा आज तक चल रहा है कि अच्छा। मगरिब की अजान हो तो नमाज पढ़ के। क्या बात है। मतलब ये वो है जिसको जो ख्वाबो ख्याल रह गया हमारे यहाँ, जी हाँ बिल्कुल। हमारे कराची के अंदर खासतौर के पर, मज़ाफ़ाती इलाकों में या छोटे शहरों के अंदर भी है बरकरार ये चीज़। मैंने ये यहाँ तक देखा है कि कुछ एक शहर में फजर की नमाज के फौरन बाद सुनार की दुकान भी खुल जाए, बिल्कुल। और मगरिब के वक्त आपको सिवाय मतलब खानों के और कोई दुकान नहीं खुली मिलेगी। मतलब खाने से भी मुराद होटल वगैरह। होटल, हाँ, ये नहीं कि आपको कहीं एक बेकरी भी बंद हो जाएंगी। तो ये एक रिवाज है जो हम लोग अब रफ्ता रफ्ता खोते जा रहे हैं। यहाँ तो अब देखे ना, हमारे एक अजीज हैं, उनका उसका काम है हीरों का। वो शाम के 4 बजे जाते हैं, यानी 4 बजे उनके जिसमें काल्टेक्स वाले काम खत्म करके वापस आ रहे होते हैं। हाँ, उस वक्त वो जा रहे होते हैं। हाँ, और वो पाकिस्तान फिर पीछे रह जाए, कहाँ आगे कैसे निकलेगा। हाँ, अभी भी पाकिस्तान कराची की बहुत सारी मार्केटों में बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है कि इस मार्केट में 12 बजे से पहले कोई दुकान खुलेगी तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अंजुमन की नहीं होगी। तो जाहिर है कि यही होगा। इकबाल साहब, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू आपसे चल रही है। अभी मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा आपसे एक हम टर्न लेते हुए मुख्तसर वक्त के लिए ये मालूम करना चाहें कि फिर उसके बाद जब घर से धप पड़नी शुरू हुई और मजमून लिखने वगैरह से आपने वो किया, फिर उसके बाद कारोबार में लग गए। जी। और कारोबार के बाद दोबारा ये जरासीम ने कब आपको काटना शुरू किया? फिर फेसबुक ने काटना शुरू कर दिया। असल में मेरी बेटी है ना, उसने वो कहती थी कि आप लैपटॉप चलाए, मुझे चला नहीं, उसका माउस ही नहीं समझता था मुझसे। तो मेरी बेटी की एक सहेली थी, उसके अब्बा का काम था इसी का, मतलब आईपैड और मोबाइल वगैरह का। अच्छा। तो मेरी बेटी मैंने आईपैड लिया, बोले अब इसको आप इस्तेमाल करें। फिर उसने मुझे फेसबुक का अकाउंट खोल दिया। हाँ। बस ये सिस्टम हो गया। मतलब बड़ों के बिछाए हुए जाल से बच्चों ने निकाला। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इकबाल साहब के एक खूबी ये है कि इकबाल साहब ने एक कराची के बारे में किताब लिखी जिसमें कराची के मुख्तलिफ इलाकों का तारुफ, ओल्ड कराची का, पुराने कराची का, ये यूं कह लीजिए कि मेरे ख्याल में वहाँ से केमाड़ी से शुरू होकर सेंट्रल जेल। हाँ, सेंट्रल जेल में बंद कर दिया अपने कराची को। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि आजकल तो किताब कराची के बारे में कोई भी लिख सकता है, गूगल खोले और किताब लिख दे, लेकिन इकबाल साहब ने जिस इलाके के बारे में लिखा उस इलाके में जाकर बजाते खुद पहले वहाँ पर सैर की, वहाँ का मुशाहिदा किया, फिर वहाँ के बुजुर्गों से मुलाकात की, वहाँ की तारीख हासिल की, और जब कहीं फंसे तो फिर ज़ाहिर तारीख़ी किताबों से या दूसरे इल्मी अफराद से मालूमात हासिल की और तब वो मजमून लिखा। और उसके बाद इनकी ये किताब, जिसको कहना चाहिए कि अगर किसी के सर पे मारी जाए तो उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक हो जाएगा, ख़राब तो वैसे हो जाएगा।
इतनी माशाल्लाह वकी किताब है उनकी। ये किताब इस दश्त में एक शहर था के उन्वान से काफ़ी पसंद की गई और बिला मुबालगा सैकड़ों अफराद ने ख़रीद के पढ़ी है। मुफ्त में जिसने ऐंठ ली एक मेमन बच्चे से वो एक अलग चीज़ है, हाँ बिल्कुल, लेकिन ख़रीद के भी पढ़ी है। ये किताब इतनी मार्कतुल आरा है और बाकायदा मैं कहूँगा दस्तावेजी सबूत है। इस किताब के ऊपर हमारे ही चैनल के ऊपर एक बाकायदा तबसरा महफूज है किताब के ऊपर, वो भी उसका रब्त भी दे दिया जाएगा यहीं पर नीचे। उस किताब के ऊपर तफसीरी इंटरव्यू इनका मौजूद है, तो वो आप मुलाजा कर सकते हैं उस रब्त के ज़रिए। इसके बाद में हमारा ये पहला हिस्सा इख्तिताम पजीर होता है और इंशाअल्लाह अगले हिस्से में हम मज़ीद ज़रा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ इकबाल साहब की इल्मी और समाजी खिदमात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया।